हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कहीं ना कहीं देखने वाले हैं आइडिया के एफपीओ के बारे में। बहुत ही ज्यादा बज़ है मार्केट में कि आइडिया अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एफपीओ लॉन्च कर रहा है। तो क्या डिटेल्स है उससे रिलेटेड, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसी के डिटेल्स हम लोग कहीं ना कहीं देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे क्या फाइनेंशियल है कंपनी के और किस तरीके से कंपनी अपने डेट को मैनेज कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। वीडियो के एंड तक कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन द एफपीओ और यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं क्या डिटेल्स है एफपीओ के। तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो एफपीओ की डेट है लॉन्च होने की, वो कहीं ना कहीं है 18 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल में। तो 18 से 22 के बीच में आप कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, अगर मैं बात करके चलूं आइडिया के एफपीओ में। साथ ही साथ में जो एक लॉट हमें देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलता है 1278 शेयर्स का। कहने का मतलब 1278 शेयर्स आपको मिलेंगे पर लॉट में। साथ ही साथ में जो प्राइस बैंड आपको ओपन होते हुए दिखता है वो दिखता है 10 से लेके 11 रुपए के बैंड के बीच में। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर आप काम लेके चले तो वो होगा 1278 पर शेयर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं 10 रुपीज से, तो 12,780 रुपीज से लेके इसका मल्टीप्लिकेशन हम 11 से करेंगे। तो ओवरऑल इस रेंज में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर मैं एक लॉट की बात करके चलूं आइडिया एफपीओ में। साथ ही साथ में हमें देखने के लिए मिलता है जो ओवरऑल इशू प्राइस है वो है कहीं ना कहीं 18,000 करोड़ रुपए का। इससे पहले भी कंपनी ने पैसे उठा रखे हैं, वो कितने थे, वो थे ओवरऑल 18,000 करोड़। तो 18,000 शेयर वो लोग अपने आईपीओ में ऑलरेडी पिक कर चुके हैं मार्केट से। साथ ही साथ में अब एफपीओ के थ्रू वो लोग 80,000 शेयर और ऐड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिटेल्स हो गए हमारे जो भी इशू प्राइस रिलेटेड है वो। अब हम लोग जानते हैं कितना परसेंटेज या फिर एचएनआईज वगैरह के लिए रखा गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 35% के आसपास रिटेलर्स के लिए रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें जो क्यूआईबीज है उनके लिए 50% के आसपास यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम बात करके जो एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके लिए यहाँ पे 15% का रखा गया है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें 15% से कम यहाँ पे एचएनआईज का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। एक चीज जो यहाँ पे समझ नहीं आ रही है वो ये है कि अगर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है उसके बावजूद भी यहाँ पे रिटेलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 35% रखा गया है कंपनी के द्वारा। तो ये एक चीज है जो थोड़ी सी डाउट क्रिएट करती है दिमाग में। इसके साथ ही अब हम लोग देखते हैं और कुछ डिटेल्स कंपनी के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखे कि क्या डिटेल्स है एफपीओ के। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा क्या इश्यू प्राइस है और कितना यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिवीजन दिया गया है कि कितना एचएनआईज को मिलेगा या फिर कितना रिटेलर्स को मिलेगा या फिर क्यूआईबीज को। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर कि क्या फंडामेंटल्स है कंपनी के, क्या यहाँ पे हमें डेट देखने के लिए मिलता है, क्या यहाँ पे एसेट एलोकेशन है कंपनी का। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। अब हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे हमें मैट्रिक्स देखने के लिए मिलते हैं अगर मैं बात करें प्रीवियस एफवाई के कंपैरिजन में। कहने का मतलब प्रीवियस फिस्कल ईयर्स में किस तरीके का डेटा आता है वो दिखता है आइडिया की तरफ से, वो हम लोग कहीं ना कहीं एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जो देखने वाली है वो ये है कि मार्केट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के लिए मिल रहा है वो है नेगेटिव। ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें। अगर कंपनी ओवरऑल लॉस में चल रही है तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए सावधान हो जाना है कि कंपनी का लॉस क्यों हो रहा है। कंपनी अगर अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर टैक्स। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या रीजन है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में। तो यहाँ अगर मैं आइडिया की बात करूं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 44,233 करोड़ का नुकसान था फिस्कल ईयर 2021 में। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं 2022 का तो यहां पे था ऑलमोस्ट 28,000 करोड़। इसके बाद 23 में भी हालत को सुधरते हुए नहीं दिखे और कंपनी का जो नुकसान है वो है 29,000 करोड़ के आसपास। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं 23 का तो वहां में देखने के लिए मिल रहा है 23,000 करोड़ के आसपास का नुकसान। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही हो कि मार्केट में आइडिया की हालत कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं है। कंपनी कंटिन्यूअसली बड़े लॉसेस को यहाँ पे कर रही है। साथ ही साथ में ऑब्जर्व करने वाली बात ये जो कंपनी के यहाँ पे एसेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली स्टैग्नेंट है, यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो कंपनी कभी भी हम स्टडी करते हैं फाइनेंशियल तो वहां पे हमें कंपाउंडिंग दिखनी चाहिए, या फिर आपको अगर कंपाउंडिंग नहीं दिख रही है नंबर्स में तो एटलीस्ट यहाँ पे कंसिस्टेंसी तो दिखनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हुए चले तो कंपनी के ना ही एसेट इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ में अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो उसमें भी यहाँ पर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि कंपनी ने अगर FY23 की मैं बात करूं अभी तक दिसंबर का डेटा जो हम लोगों के पास है उसमें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी काफी कम है इन कंपेरिजन विद प्रीवियस ईयर। तो ओवरऑल आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे एसेट का क्वालिटी कुछ खास है नहीं। साथ ही साथ में रेवेन्यू है जो कंपनी का वो भी कुछ खास स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो बात ही मत कीजिए, कंपनी है ओवरऑल अच्छे खासे लॉस में। इसके अलावा जो पैरामीटर्स हमें ऑब्जर्व करने वो ये कंपनी में जो नेट वर्थ है, अगर कंपनी की नेट वर्थ बात की जाए कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो क्या है तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज वो नेगेटिव में है। और एक और चीज आप लोग ध्यान में देखेंगे जो नेगेटिव का नंबर है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कभी भी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में, किसी एक कंपनी के हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे हमें देखना है कंपनी की नेटवर्थ क्या। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है। तो इस केस में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी रिटेलर्स हैं, खासकर उनके लिए तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है
क्योंकि इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, लिक्विडेशन यहाँ पे होना चालू होता है कंपनी के एसेट्स का, तो वहां पे हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो नेटवर्थ है वो ऑलरेडी काफी नेगेटिव में है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो रिजर्व सरप्लस है कंपनी का, उसकी स्थिति क्या है यहाँ पे, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो भी हमें नेगेटिव में बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जो मेन मैट्रिक्स है कहीं ना कहीं, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया या फिर रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, सभी में हमारे जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनल चीज आपको ऑब्जर्व करनी वो ये है कि कंपनी के जो टोटल बोरोइंग है, ओवरऑल बोरोइंग जो कंपनी ने करी हुई है वो कितनी है, वो आपको दिखेगा, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी की नेट बोरोइंग है, अगर मैं बात करी चलूं 31 दिसंबर 2023 की। तो ओवरऑल फाइनेंशियल तो कंपनी के कुछ बहुत खास अच्छे हमें नहीं दिख रहे हैं। अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे लैग कर रही है। तो जो भी एफपीओ आ रहा है वो हमें इन्वेस्ट करते टाइम इसका ध्यान में रखना है कि जो फाइनेंशियल है कंपनी के, डेफिनेटली वो बहुत एनकरेजिंग तो नहीं लग रहे हैं। तो अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं किसी कंपनी के आईपीओ या फिर एफपीओ के बारे में, तो वो कंपैरिजन हमेशा देखा जाता है उसके कंपेटिटर्स के साथ में। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई भी कंपनी देखनी है तो मुझे तब तक उसकी रियल पिक्चर समझ में नहीं आएगी जब तक मैं मार्केट के जो उसके कंपेटिटर्स हैं उन्हें स्टडी एक बार नहीं कर लेता हूं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि जो कंपेटिटर्स है आइडिया के, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो वोडाफोन आइडिया उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस बात का रीजन क्या है, क्यों हमें प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है? देखिए, कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नेगेटिव दिखा रही है, तो अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कंपनी लगातार लॉस करी, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकलेगा कैसे? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हैं जो टोटल इनकम यहाँ पे आप देखिए, जो भी यहाँ पे रेवेन्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है 41,177 का, वो तो आपको ज्यादा दिखेगा अगर मैं बात करते चलूं भारतीय एक्साकॉम की। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलिए, इतना ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है। कहने का मतलब जो कंपनी है वो नेट में लॉस ही करते हुए दिख रही है। साथ ही साथ में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एयरटेल है उसका आप देखिए 1,39,145 यहाँ पे रेवेन्यू देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 84.37 का। तो आप लोग देख सकते हैं जो छोटी कंपनी है जैसे भारतीय एक्साकॉम है वो भी काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख रही है आइडिया से। और ऑब्वियसली अगर मैं एयरटेल की बात करके चलूं तो डेफिनेटली वो तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑन अ बिग स्केल। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आपको चूज करना होगा आइडिया वर्सेस एयरटेल वर्सेस भारतीय एक्साकॉम। क्योंकि यहाँ पे जियो टेलीकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लिस्ट नहीं हुआ है तो हमारे पास इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका पी रेशियो क्या है। बट डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है जियो टेलीकम्युनिकेशंस का। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आता है? ओवरऑल आपको ये सारे सिनेरियो देख के यही समझ में आता है कि अगर वोडाफोन अपना एफपीओ लेके आ रहा है तो वहां पे हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो उतने अच्छे नहीं है। ऑल्दो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव हमें कमेंट्री देखने को मिल रही है बिकॉज दे आर पंपिंग मनी इनटू द कंपनी। वो कहीं ना कहीं कंपनी के बेटरमेंट के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। बट ओवरऑल जो हिस्ट्री है कंपनी की वो कुछ खास यहाँ पे दिखते हुए नहीं दिख रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखने वाले कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आइडिया इतनी बुरी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है हिस्टोरिकली। देखिए, अगर आपको कभी भी किसी कंपनी को एनालाइज करना है, अगर हम बात करें किसी भी मार्केट सेक्टर की, तो वहां पे आपको देख लेना मार्केट शेयर क्या है, उसके मार्केट शेयर के हिसाब से वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है हमें काफी क्लैरिटी से आइडिया मिल जाता है। तो अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं विद द कंपेटिटर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें देखने के लिए मिलता है कि जियो है उसका 39.7% का मार्केट शेयर है। कहीं ना कहीं मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है जियो ने, ये तो आप सभी को आइडिया होगा ही। इसके साथ ही साथ में एयरटेल काफी, अगर हम बात करके चले एयरटेल की, तो वो काफी अच्छी तरीके से कंपीट करते हुए दिखता है जियो से, क्योंकि उसका मार्केट शेयर यहाँ पे है कहीं ना कहीं 33%। एंड इफ यू मूव फॉरवर्ड, अगर हम बात करें चले वोडाफोन की, तो यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो हमें देखने के लिए मिला 20%। बट डेफिनेटली जब वोडाफोन आइडिया मर्ज हुई तब उनका मार्केट शेयर और भी ज्यादा था। एंड स्लोली एंड स्टेडीली वो जो उनका सब्सक्राइबर बेस है वो लूज कर रहे हैं, रीजन बिकॉज ऑफ देयर सर्विस एंड देयर प्लान्स। तो ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलता है कि मार्केट शेयर है वो डेफिनेटली अगेंस्ट जा रहा है वोडाफोन आइडिया के। साथ ही साथ में हम देख सकते हैं बीएसएनएल एमटीएल भी एक छोटा सा मार्केट शेयर 8% का रखता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है जो फाइनेंशियल है कंपनी के वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर में भी हमें ऑब्जर्व होने के लिए दिख रहे हैं बिकॉज कंपनी इज परफॉर्मिंग पुअरली, तो उसका जो मार्केट शेयर है वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहा है। ऑन द अदर साइड जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं दे आर रिटेनिंग देयर मार्केट शेयर एंड कंपीटिंग एज वेल। तो अब हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली रीजंस क्या है मार्केट शेयर के कम होने के। कहीं ना कहीं क्या रीजंस है कि मार्केट में इतने सालों से वोडाफोन आइडिया के होने के बावजूद भी कंपनी अच्छी तरीके परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है क्यों यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया। नंबर 1 इज कि कंपनी का जो हाई डेट है वो कहीं ना कहीं कब कर रहा है उसकी होने वाली ग्रोथ को, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में हमें कहीं ना कहीं हाई एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कंपनी उठाती है डेट। और अगर वो अपनी डेट को सही टाइम से
सर्विस नहीं करती है तो डेफिनेटली वो एक विशेष साइकिल में फंस जाते हो। कहीं ना कहीं यही हमें होते हुए दिख रहा है अगर मैं बात करें चलूं वोडाफोन आइडिया की। साथ ही साथ में यहाँ पे दिख रहा है हमें कि अब कंपनी ने क्या किया है, अपना मार्केट शेयर भी लूज करना चालू कर दिया है, तो वहां से भी एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो एक्सपेंशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूएशन उनका जो लिटिगेशन और जो गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन उनके साथ बना हुआ है बिकॉज ऑफ देयर टैक्स इश्यूज। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि ओवरऑल कंपनीज के पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या सोच रही है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी ये सोच रही है अगर वो एफपीओ से पैसा उठाते तो डेफिनेटली उन्हें हेल्प मिलेगी अपने एक्सपेंशन को करने में, और जो उन्हें एक्सपेंडिचर करना है ऑन द साइड ऑफ कैपिटल, और जो कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपेंडिचर करना है, जो उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसके लिए भी उन्हें फाइनेंसिंग मिलेगी। तो कंपनी यही होप करते हुए चल रही है कि जो वो एफपीओ लेके आ रहे हैं मार्केट में अगर उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड अगर उनका जो एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो जाता है तो डेफिनेटली उनकी काफी हेल्प होने वाली है। ऑलमोस्ट उनके पास 20,000 सीआर आएंगे जिससे वो डेफिनेटली अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज आप लोगों ने ये समझा कि मार्केट में किस तरीके से एफपीओ की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से यहाँ पे अगर मैं कंपेटिटर्स की बात करूं तो वहां पे सिचुएशन हमें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है इन कंपैरिजन विद देयर कंपेटिटर्स। तो ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको सोचना है। हाँ, एक और बात, जो जीएमपी मार्केट में अभी चल रहा है वो डेफिनेटली बहुत क्लियर पिक्चर तो नहीं आई है, बट ओवरऑल कुछ खास नहीं, ऑलमोस्ट 10% के आसपास जीएमपी चलते हुए दिख रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस चलते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करें चलो वोडाफोन आइडिया के एफपीओ की, देखिए जीएमपी कोई होली ग्रेल नहीं है कि जीएमपी अगर ज्यादा चल रहा है तो लिस्टिंग अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करके चलो रिसेंटली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अच्छी जीएमपी होने के बावजूद भी लिस्टिंग नीचे हुई और पुअर जीएमपी होने के बाद भी लिस्टिंग ऊपर हुई है विद इशू प्राइस। तो आपको क्या देखते हुए चलना है, आपको देखते हुए चलना है कि आपका मोटिव क्या है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली वहां आपको बहुत सीरियस थॉट देने पड़ेंगे कंपनी को लेके, बिकॉज कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी एनकरेजिंग तो नहीं है। साथ ही साथ में अगर आपको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के बारे में देखना है तो वो एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं एफपीओ से रिलेशन में। इसके अलावा आपका जो भी डिसीजन बनता है वो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल को देख के करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना रिस्क मैनेज करते हुए इन्वेस्ट करिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से वोडाफोन आइडिया खुद को प्लेस करता है मार्केट में और किस तरीके से एफपीओ को आपको समझना है। तो ओवरऑल क्या समझते हैं आप वोडाफोन एफपीओ के बारे में, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा एंड वी इंडल्ज मोर इनटू दैट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके साथ ही साथ अगर आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक लिंक, उस पर जाके आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, एनकरेजिंग लगा होगा, एंड इफ यू आर लाइकिंग कंटेंट देन प्लीज शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब।